हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों हमारे अपने दो पार्ट्स हो चुके थे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के। आज हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि हमने लास्ट क्लासेस में कितना पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जहां पर मैंने इक्विवेलेंट कॉस्टिंग क्या होती है इससे रिलेटेड आपको कुछ चीजें बताई थी। कमिंग टू यहाँ पर कि क्या क्या स्पेशल सिनेरियोज हैं। मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नई नई स्टार्ट हुई है, तो उनके पास कोई भी ओपनिंग स्टॉक तो होगा ही नहीं और कोई भी प्रोसेस लॉस भी उनके पास नहीं हुआ होगा। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर कैसे वर्क होगा? तो नॉर्मल लॉस जो है इक्विवेलेंट यूनिट्स यहाँ पर 0 लेकर जाया जाएगा और हम जो रियलाइजेबल वैल्यू है स्क्रैप की हमें उसे डिडक्ट करना होता है। मान लो अभी मेरा नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, अब मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पर जो स्क्रैप होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ आयरन के पार्ट्स हम बना रहे हैं तो यहाँ पर स्क्रैप आयरन में होगा। तो वो जो आयरन है वो यहाँ पर आपका उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो हम कैसे पता कर रहे हैं? उसके मटेरियल कॉस्ट से। नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस में हम क्या देखेंगे कि इसको हम जो गुड यूनिट्स हमने यहाँ पर बेची हैं वो हमने लूज की हैं वो हम निकालते हैं कि ओके यहाँ पर जो हमारे पास मान लो 10 कपड़े बनाए हमने, इनमें से कोई एक कपड़ा ऐसा था जो कि खराब हो गया, यहाँ पर कुछ डिफेक्ट आ गया उसमें। तो ऐसी सिचुएशन में कितनी यूनिट्स हमने लूज की हैं? जैसे यहाँ पर इस केस में 10 में से एक यूनिट हमारी डिफेक्टिव थी तो उसका लॉस हो गया, वो हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस होगा और हम इसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ऐड कर देंगे और अज्यूम करेंगे कि 100% कंप्लीट यहाँ पर हमारी चीजें हो गई हैं। एबनॉर्मल गेन क्या है? जब हमने कुछ एक्स्ट्रा गुड प्रोडक्शन कर लिया तो यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट से हम इसको डिडक्ट करेंगे और अज्यूम करेंगे कि 100% चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर आपके पास में जो चीज इन्वेंट्री में पहले आएगी वही इन्वेंट्री से पहले जाएगी। तो अगर हम ऐसा मानकर चलें कि हमारे पास में जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, जो काम हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा था वो हमारा पहले कंप्लीट होगा, तो स्टेप्स क्या रहेंगे कि इक्विवेलेंट यूनिट्स को आपको कंप्यूट करना है कि भाई यहाँ पर कितनी स्टेप्स और कंप्लीट करनी है इक्विवेलेंट यूनिट्स, ताकि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। मुझे यहाँ पर 10 कपड़े बनाने थे और फैब्रिक मेरा तैयार हो चुका था, अब बस यहाँ पर केवल उनको कट कर कर जो भी टेलर यहाँ पर सिलते हैं वो सारा पार्ट बचा हुआ था। तो ऐसी अगर 10 टी शर्ट्स बनकर आनी थी तो जैसे ही 10 टी शर्ट्स हमारी बन जाएंगी तुरंत हम ये मानकर चलेंगे कि ओके अब हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारी जो इक्विवेलेंट यूनिट्स है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की, उनको हम ऐड कर देते हैं। तो एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या होता है कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्या था और करंट पीरियड कॉस्ट हमारी क्या है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के लिए हमने कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं बनाए, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना है और कॉस्ट पूरे पीरियड में, तो टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो कंप्लीटेड यूनिट्स और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो है उसको हम एवरेज रेट पर लेकर चलेंगे कि यहाँ पर हमारा कितना काम कंप्लीट हो चुका है, कितना परसेंट हो चुका है। तो पर्टिकुलर्स यूनिट्स, परसेंटेज कंप्लीशन, इक्विवेलेंट यूनिट्स मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के लिए रहेगी। ठीक है, तो ओपनिंग यहाँ पर डब्ल्यूआईपी अगर हमारा कुछ है, यूनिट्स हमारी कितनी स्टार्ट हुई कितनी कंप्लीट हो गई, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हमारा कितना है और एबनॉर्मल चीजें कितनी है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन कितना है और टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स। फॉर्मेट निकालना है यहाँ पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। तो पर्टिकुलर्स में ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना रहेगा, कितनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस की गई, यूनिट्स कितनी कंप्लीटेड है, नॉर्मल लॉस कितना है, एबनॉर्मल लॉस कितना है, इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग की बात करें तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। कॉस्ट यहाँ पर निकालेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालेंगे और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हमारी कितनी रहेगी। नेक्स्ट आता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर कुछ हमारी प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर आउटपुट जो है एक प्रोसेस का वो ट्रांसफर हो जाएगा एज इनपुट ऑफ दूसरा प्रोसेस। एंड यहाँ पर कोई भी हम अगर बात करें तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू पर लेकर जा रहे हैं, या फिर जो कॉस्ट है प्लस क्या प्रॉफिट हम बनाते। तो यहाँ पर मान लो आपने इंजन बनाया, ठीक है, तो इंजन जो है वो अगर पूरी कार बना रहे हो तो एक प्रोसेस ही है इंजन बनना। तो यहाँ पर इंजन का कॉस्ट क्या माना जाएगा कार मैन्युफैक्चरिंग में,
कि इंजन यहाँ पर आपका कितने का बना, ऑल्सो अगर हमें कुछ परसेंटेज प्रॉफिट लेना है, या फिर मार्केट वैल्यू हमारे इंजन की क्या होगी। तो जो डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट या और ट्रांसफर प्राइस में, इसी को हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स बोलते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ आउटपुट और इसका मार्केट प्राइस क्या होगा हमारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन में, वो हमें पता चलता है। हर एक प्रोसेस यहाँ पर स्टैंड बाय इटसेल्फ होता है कि भाई कितनी प्रॉफिटेबिलिटी उससे हमें मिल सकती है। यूज यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है कि भाई एग्जैक्ट प्राइस क्या रखा जाएगा, और सिस्टम यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखाता है जो कि एक्चुअली रियलाइज नहीं हुए। ऐसा तो है नहीं ना कि इंजन हमने अगर बनाया तो हमने कहीं और जाकर बेचा तो हमें प्रॉफिट मिले, खुद के ही प्रोसेस में थोड़ी प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर स्टॉक जो है अगर वो सोल्ड आउट नहीं हुआ है तो भी हमने प्रॉफिट को यहाँ पर शो कर दिया है, जो कि एक्चुअली रियलाइज नहीं हुआ। रियलाइज का मतलब समझ में आता है ना अकाउंटिंग्स की टर्म्स में, तो अकाउंटिंग की टर्म्स में रियलाइज का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने जो कैश रिसीव करना था वो भी आप रिसीव कर रहे हो, लेकिन अगर रियलाइज नहीं हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि ठीक है मैंने कोई सामान बेचा लेकिन अभी पैसा मुझे नहीं मिला है, मैंने प्रॉफिट में बेचा, प्रॉफिट्स मैंने दिखा दिए, लेकिन मेरे हाथ में कैश नहीं आया है। तो ये यही बात बोल रहे हैं कि हमें ऐसा प्रॉफिट सच में रिसीव नहीं हुआ है, वो हम अपने बुक्स में शो कर रहे हैं। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाइट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो जब हम यहाँ पर सेम प्रोसेसिंग कर रहे थे क्रूड ऑयल की और इससे हमने प्रोडक्ट्स बनाए तो ये होते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स, और जॉइंट प्रोडक्ट से भी जब हमने कोलतार बनाया था तो ये हो जाता है बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जब हम सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशंस लेकर चलेंगे तो फर्दर प्रोसेसिंग करी हमने, पहले यहाँ तक हमारा प्रोसेसिंग सेम थी, फिर फर्दर प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पर अब हमारे पास में क्या हो रहा है कि 3 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनकर आ रहे हैं। तो ये किस तरीके से है कि कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट को हम मेजर प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, डीजल, पेट्रोल, राइट, या फिर यहाँ पर आपका एलएनजी, एलपीजी कुछ भी ले लो, वो ऐसा तो है नहीं कि आप उसको एक अलग यहाँ पर प्रोसेस मान लोगे। तो ये बोल रहे हैं कि 2 या उससे ज्यादा के प्रोडक्ट्स यहाँ पर इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं और साइमल्टेनियसली हम इन्हें बना रहे हैं सेम प्रोसेस से, और सभी की अपनी काफी अच्छी रिलेटिव सेल वैल्यू है, तो इसे हम जॉइंट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे ऑयल इंडस्ट्री में ये बोल रहे हैं कि गैसोलीन, फ्यूल ऑयल, ल्यूब्रिकेंट्स, पैराफिन, कोलतार, एस्फॉल्ट और कैरोसिन, ठीक है, ये सभी हमारे क्रूड पेट्रोलियम से बन रहे हैं और इनको हम जॉइंट प्रोडक्ट्स बोलेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज लेकर चल सकते हैं कि क्रूड पेट्रोलियम था, फिर हमने फ्यूल ऑयल बनाया, मान लो पेट्रोल बनाया, गैसोलीन बनाई और साथ में हमने यहाँ पर आपका कैरोसिन बनाया। अब बाई प्रोडक्ट्स क्या है, जो प्रोडक्ट्स हमने रिकवर करे हैं फ्रॉम मटेरियल डिस्कार्डेड इन अ मेन प्रोसेस। तो यहाँ पर कुछ मेजर प्रोडक्ट्स हमने जब बनाए हैं तो उनकी जो मटेरियल वैल्यू थी, ठीक है, वो हमने यहाँ पर एट द टाइम ऑफ सेवरेंस लिया फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक सेकेंडरी या फिर एक सब्सिडरी प्रोडक्ट आपका बनकर आ रहा है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से रिजल्ट है हमारे मेन प्रोडक्ट का। तो ये तो हमारे मेन प्रोडक्ट्स थे और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वो इसका रिजल्ट है। तो ये जिस पॉइंट पर सेपरेट हो रहे हैं मेन प्रोडक्ट से, उसको हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो जो एक्सपेंसेस हैं प्रोसेसिंग के, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको ज्वाइंट रखते हैं टिल द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो मोलासिस जब हमारा बन रहा है, जब हमने शुगर बनाया, तो यहाँ पर तार, अमोनिया या बेंजोल जो है हमारा बनता है जब हम कोल को कार्बनाइज कर रहे हैं, या फिर ग्लिसरीन बन रही है जब हम सोप बना रहे हैं। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे बाई प्रोडक्ट कहलाएंगे। अब जॉइंट कॉस्ट अगर हमें लगानी है यहाँ पर, तो हम इसको कैसे अपॉर्चुनेट करते हैं, इन्हें कैसे आपस में डिवाइड करते हैं कि कौन से प्रोसेस या प्रोडक्ट पे कौन सी इनपुट कॉस्ट लगेगी। तो यहाँ पर पेट्रोलियम, ऑयल, रिफाइनरी, टेक्सटाइल्स, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग सब में हम देखते हैं तो मैनेजमेंट यहाँ पर एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन रखता है कि भाई कितना कॉस्ट लग रहा है, ताकि यहाँ पर अपना जब भी इसको बेचना है तो स्पिल ऑफ स्टेज के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर सके। तो जॉइंट कॉस्ट यहाँ पर क्या है, वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि पॉइंट ऑफ सेपरेशन से, दैट इज स्प्लिट पॉइंट ऑफ पॉइंट से आपके शुरू हुए। तो मेजर चैलेंज यहाँ पर आपके अपॉर्चुनेट ऑफ जॉइंट कॉस्ट का क्या है कि जॉइंट प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स जो हैं उनको किस तरीके से हमें कॉस्ट अलोकेट करनी है, अपॉर्चुनेट करनी है।
तो कॉस्ट आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर डायरेक्टली अलोकेटेड टू द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। यहाँ तक जो कॉस्ट लगी वो तो हमने इन चीजों में डिवाइड करनी है, और यहाँ से यहाँ तक जो कॉस्ट लग रही है उसका हमें कोई इशू नहीं है। अगेन अगर हमारी कोल तार बनाने में कोई कॉस्ट लगी है तो फिर हमें इतने में उसको क्या करना होगा, देखना होगा कि कितना हमें कॉस्ट अलोकेट करना है। तो प्रॉपर अपॉर्शनमेंट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर पहले तो वैल्यूएशन देखी जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की कितनी है, प्राइसिंग देखी जाएगी प्रोडक्ट्स की, प्रॉफिट या लॉस यहाँ पर कितना होगा जब हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। तो फिजिकल यूनिट मेथड हो सकता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो सकती है, या फिर टेक्निकल एस्टिमेट्स। इसके अलावा मार्केट वैल्यू पॉइंट ऑफ सेपरेशन पर क्या है, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्या है, और एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड कुछ भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल यूनिट मेथड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जॉइंट प्रोडक्ट्स को हम सेम फिजिकल यूनिट में मेजर करेंगे। तो अब यहाँ पर मान लो आपका 1000 लीटर्स का या फिर 900 लीटर्स लेते हैं, तो 900 लीटर्स का आपका कोल था, ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल था सॉरी। तो अगर क्रूड ऑयल आपका यहाँ पर 900 लीटर्स था और हमने 300 लीटर्स यहाँ पर क्या बनाया अपना, मान लो पेट्रोल बनाया, डीजल बनाया और कैरोसिन बनाया, तो यहाँ पर हमने इनको अकॉर्डिंगली वैल्यू अलोकेट कर दी कि अगर इसे बनाने में मुझे 900 रुपीज लगे हैं तो 300 रुपीज लगेंगे मुझे यहाँ पर पेट्रोल के लिए लगा देंगे, 300 हम यहाँ पर डीजल के लिए और 300 हम कैरोसिन के लिए अलोकेट कर देंगे। तो जॉइंट कॉस्ट अपॉर्चुनेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल आउटपुट क्या है जब यहाँ पर सेपरेशन हुआ। लॉसेस जो होते हैं वो भी सेम बेसिस पर लगेंगे। तो लिमिटेशन क्या है कि प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो हम अकाउंट नहीं कर रहे, इक्वल वेटेज दे रहे हैं सभी प्रोडक्ट्स को। तो एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि यहाँ पर हमने 5000 टन ऑफ कोल था, ठीक है, कोल कितना है 5000 टन का है, और यहाँ पर टन ये कितने का है 1100 रुपए का है, तो 55,000 रुपीज का हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सॉरी 55,000 नहीं होगा, 55 लाख होगा यहाँ पर। तो 55 लाख रुपए का हमारा ये पूरा का पूरा कोल था। अब कोक की अगर हम बात करें तो कोक यहाँ पर बना है आपका 3500 टन का, तार बना है आपका 1200 टन का, और सल्फेट ऑफ अमोनिया बना है आपका 52 यूनिट्स, बेंजोल बना है 48 टन का। अब टोटल ज्वाइंट कॉस्ट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया था कि 55 लाख रुपए तो हमारे यहाँ पर आ गया टोटल ज्वाइंट कॉस्ट, और आउटपुट हमारा कितना आया है 4800 टन का आया है, ठीक है। तो हम कोक को कितना यूनिट्स प्रोडक्ट करेंगे कि 3500 टन बना, और टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बनी, टोटल टन कितने बने हैं 4800 टन बने हैं, इनटू यहाँ पर क्या करेंगे ये जो 55 लाख रुपीस थे, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई कोक को हमें कितना यहाँ पर कॉस्ट अलोकेट करना है, तार को कितना करना है 1200 टन बने, टोटल 48 थे, और यहाँ पर 55 लाख रुपीस हमारे वैसे लगे, तो 12 से यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अलावा सल्फेट की बात करें तो यहाँ पर 52 था टन, 4800 हमारा टोटल टन था, और 55 लाख रुपीस हमारी कॉस्ट थी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिजिकल यूनिट मेथड से कॉस्ट को अलोकेट कर देते हैं। ओके, आ गया समझ में। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू देखेंगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले तो देखेंगे कि सेल वैल्यू क्या है जॉइंट प्रोडक्ट्स की एट द फाइनल स्टेज। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद में हमने देखा कि भाई प्रॉफिट मार्जिन हमारी कितनी है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, उसके बाद में पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट देखनी है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो देखा कि भाई कोक कितने का बिकेगा, तार कितने का बिकेगा, बेंजोल, सल्फेट्स ऑफ अमोनिया, और यहाँ पर आपका तार था, ठीक है। तो ये सब आपका किस किस अमाउंट में सेल हो जाएंगे। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में हमने यहाँ पर जो भी प्रॉफिट मार्जिन थी, जो सेल वैल्यू थी, उसको डिडक्ट कर लेना है ज्वाइंट कॉस्ट से। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो सेल्स वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी यूनिट्स हैं वो देखा जाएगा इनटू सेलिंग प्राइस, फिर यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन को माइनस करो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को माइनस करो, पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट आप माइनस करो, तो आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिल जाती है। तो एक एग्जांपल है कि ज्वाइंट कॉस्ट जो है वो हमारी 64,500 रुपीज है जब हमने दो प्रोडक्ट्स बनाए ए और बी।
ए की 200 यूनिट्स बनी और बी की भी 200 यूनिट्स बनी, और यहाँ पर जो रेवेन्यू मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 86,000 का। जब हमने इसको तो बेचा 170 रुपीज पर यूनिट, और इसको बेचा हमने यहाँ पर 260 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। ओके, अब फर्दर प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो इसकी तो है 4,000 रुपीज और इसकी है 32,000 रुपीज। अब हमें ज्वाइंट कॉस्ट को यहाँ पर अपॉर्चुनेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो सेल्स वैल्यू के लिए हमें अब देखना होगा कि हमने कितनी यूनिट्स इसकी सेल की हैं, ठीक है। तो अब अपन कैसे निकालेंगे कि अगर 170 रुपीज पर यूनिट है और 200 यूनिट्स हैं, तो हमने यहाँ पर रखा इसका 34,000 यूनिट्स। और अगर प्रोडक्ट बी की बात करें तो 260 रुपए की 200 यूनिट्स हैं, तो ये हमारे पास में 52,000 बन जाएगा, राइट। तो ये हमारे लिए टोटल कितना हुआ? 86,000 यूनिट्स रुपीज हो गए जो हमने अर्न किए हैं। अब इसी वैल्यू में हमने जो हमारा पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट था, जो फर्दर प्रोसेसिंग की, यहाँ पर 4,000 की और यहाँ पर 32,000 की, वो माइनस कर दी। तो 34 में से 4,000 माइनस किया 30 के, 52,000 में से 32,000 हमने यहाँ पर माइनस किया, तो 20,000 रुपीज। ये हो गई नेट रियलाइजेबल वैल्यू, राइट। तो 64,500 को हमें किस तरीके से डिवाइड करना है? अब वो हम यहाँ पर 3:2 के रेशियो में लेकर जाएंगे। तो 3:2 के रेशियो में अब हमने क्या करना है? 3/5 इंटू 64,500, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें आंसर मिल जाएगा कि किस तरीके से हमें अपनी जो कॉस्ट है उसको अपॉर्चुनेट करना है। तो 64,500 रुपीज को हम अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देंगे। आगे समझ में? ओवरऑल हमने यहाँ पर क्या क्या किया है, तो यहाँ पर अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। एक और बार समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट्स हैं, फिर यहाँ पर कितना हमारा सेल प्राइस है पर यूनिट, तो टोटल सेल प्राइस हमारा कितना है। इसके बाद में जब ज्वाइंट कॉस्ट थी वो तो ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग में कुछ अलग से पैसा लगा होगा यहाँ पर इसको प्रोसेस करने में, तो इस हिस्से को हमने फिर से निकाला। तो मान लो यहाँ पर 4,000 थे और यहाँ पर 32,000 रुपीज थे। फिर हमने अपनी सेल वैल्यू में से इस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस कर दिया। माइनस कर जो पैसा मिला वो हमारा एक प्रॉपर रेशियो दे देगा हमें कि प्रोडक्ट ए इज टू प्रोडक्ट बी यहाँ पर हमारी टोटल इनपुट कॉस्ट क्या लगी है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे जो भी यहाँ पर ओवरऑल क्या था, ज्वाइंट कॉस्ट हमारी लगी थी, ठीक है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड पर, वो हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, और जो यहाँ पर रियलाइजेबल वैल्यू है ज्वाइंट प्रोडक्ट्स की, वो हमारी एट स्प्लिट ऑफ अभी हमें नहीं पता होती। अगर टेक्निकल एस्टिमेट्स यूज करने हैं तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज्वाइंट कॉस्ट को ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में किस तरह से डिवाइड करना है। तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो हमारे रिसोर्सेस कितने कंज्यूम हुए उसके हिसाब से नहीं जाता। अदर मेथड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैनेजमेंट किस तरह के मेथड्स ले सकती है, क्या डिसीजंस ले रही है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। जैसे मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन क्या है, तो यहाँ पर जो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक क्या यहाँ पर कॉस्ट है मार्केट में, वो हम देखेंगे। तो ये क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि अब हमें नहीं पता कि मार्केट वैल्यू इतनी प्रोसेसिंग होने के बाद में क्या होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है, टोटल सेल्स रेवेन्यू, ए को बेचा, बी को बेचा, सी को बेचा, इनके में कितना लगा। तो मान लो यहाँ पर 5,000 में इसे बेचा था, 8,000 में इसे बेचा था और 2,000 में इसे बेचा, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 15,000 रुपए हो गई। ज्वाइंट कॉस्ट मान लो 10,000 रुपए लगी, तो यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे, हमारे पास में मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और है, तो आपका जो पुराना एग्जाम्पल था उसी में अब हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे। तो हमें पता है कि भाई यहाँ पर हमारे पास में जो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है वो क्या है, तो यहाँ पर टोटल सेल्स रेवेन्यू और फाइनली मल्टीप्लाइंग द फिगर, तो 64,500 रुपीज थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में और कौन सी कॉस्ट लग रही हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिगर को तो ये हमारे पास 100 रुपीज से आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालना है कि 100,000 यहाँ पर आपको बेसिकली ज्वाइंट कॉस्ट दे रखी है, और ज्वाइंट कॉस्ट के अपॉन यहाँ पर हमारे पास में टोटल यूनिट्स कितनी है इंटू 100, तो ज्वाइंट कॉस्ट अकॉर्डिंगली हम इनको अपॉर्चुनेट कर देंगे। मार्केट वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पर हमने क्या करना है, टोटल सेल्स वैल्यू देखनी है फिनिश प्रोडक्ट की क्या है,
और फिर हम यहाँ पर सेम प्रिंसिपल लगाकर चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पुराने एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोडक्ट्स ए और बी जो है फर्दर अगर प्रोसेसिंग की है तो 200 और 300 यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रही है, ज्वाइंट कॉस्ट जो है वो हमने अपॉर्चुनेट की है। तो प्री सेपरेशन कॉस्ट हमारी 6,400 सॉरी 64,500 रुपीज थी। तो इसको हमने 2:3 के रेशियो में या 3:2 के रेशियो में लेकर गए थे। तो मार्केट सेल्स वैल्यू यहाँ पर आफ्टर प्रोसेसिंग हमें निकालनी है। इसको हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास में पॉइंट ऑफ सेपरेशन जो है वो डिसप्रपोर्शनेट है, ठीक है, हम एग्जैक्टली इसको प्रपोर्शनेट नहीं कर पा रहे। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड की बात करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट हमारी कितनी लगी सेपरेशन तक, ठीक है, और टोटल यूनिट्स ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स हमारी कितनी बन गई, यहाँ पर मान लो 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, तो हमने सबको ऐड करना है और टोटल कॉस्ट हमारी क्या लगी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक एवरेज यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। अब एक एग्जांपल है कि प्रोडक्ट ए में 500 यूनिट्स बनी, प्रोडक्ट बी में 200 यूनिट्स बनी, ज्वाइंट कॉस्ट आपकी 60,000 रुपए है। तो टोटल यूनिट्स कर लेंगे पहले तो। अच्छा 300 यूनिट्स और हैं तो यहाँ पर अब हमारे पास में 500, 200, 800 और 300, ठीक है, इतनी हमारे पास टोटल ज्वाइंट कॉस्ट हो गई और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हमारे पास आ गई। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर टोटल ज्वाइंट कॉस्ट निकाल लेनी है। तो यूनिट्स कॉस्ट पर यूनिट ये हमने लिया तो हमारे पास में टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट को हमने फिर अपॉर्चुनेट करना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो यहाँ पर क्या होगा, ज्वाइंट कॉस्ट को हम सेग्रीगेट करेंगे दो पार्ट्स में, वेरिएबल और फिक्स्ड। जो वेरिएबल कॉस्ट को हम अपॉर्चुनेट कर रहे हैं ओवर द ज्वाइंट प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने एक तो वेरिएबल कॉस्ट ली और एक फिक्स्ड कॉस्ट ली। वेरिएबल कॉस्ट जाएंगी जो जो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हमारे फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट इनकर करेंगी, तो उनको हम वेरिएबल कॉस्ट में यहाँ पर ऐड करते हुए चले जाएंगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी निकल जाएगी। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद में कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि सेल्स में से आपने क्या माइनस करना है, यहाँ पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट को। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारी अपॉर्चुनेट होती है ओवर द जॉइंट प्रोडक्ट्स। 100 केजीज यहाँ पर बने हैं 60 रुपीज पर केजी, 120 केजी बना 30 रुपीज पर केजी। मार्जिनल कॉस्ट है 4,400, फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 3,900। तो मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारे पास में जॉइंट प्रोडक्ट्स में हमें लगानी है। तो 100 यूनिट्स हैं और 120 यूनिट्स हैं, राइट। तो हमारे पास 5:6 का रेशियो बन गया। तो अपन को फिर इसको कैसे करना है कि ठीक है, हमारे पास में 100 प्लस 120 220 यूनिट्स यहाँ पर हो गई, 100 यूनिट्स यहाँ पर हो गई, इनटू 4,400। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर कॉस्ट को अलोकेट कर देंगे। अलोकेशन के बाद में फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसको भी हमें ऐड करना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को हम किस तरीके से लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हमने देखना है कि इनकी मार्जिन जो है वो आपकी कितनी रहेगी। तो ये आपका 60 रुपीज पर केजी में जा रहा है, ये आपका 30 रुपीज पर केजी में जा रहा था, राइट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, अपने पास में अमाउंट निकालना है कि भाई ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो रेशियो आया है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का वो आया है 40:12 का। तो हमने इनको ऐड कर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के लिए चीजों को निकाल लिया, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 यूनिट्स यहाँ पर थी, 3600 रुपीज का इसको बेचा था, तो 2000 यहाँ पर गए, 2400 यहाँ पर गए, टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी 4400। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 4000 था और यहाँ पर आपका 1200 रुपीज था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बात करें कि भाई कंट्रीब्यूशन निकालते कैसे, आई होप आपको कंट्रीब्यूशन आता होगा, नहीं आता तो एक बार मैं वो भी बता देती हूँ। तो आपका टोटल रिवेन्यू कितना होता है, ठीक है, टोटल रिवेन्यू माइनस आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो रिवेन्यू हमारे यहाँ पर कितना है 6,000 सॉरी, और टोटल रिवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली तो हमारी पहले शायद 2000 रुपीज थी, अपॉन हमारा टोटल रिवेन्यू कितना रहेगा। तो इससे हमारे पास में आ जाता है 4000 अपॉन 6000, है ना। तो हमने इसको निकाल लिया, ये हो गया आपका 2:3 का। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके दूसरे पार्ट की, तो इसमें आपके पास में टोटल रिवेन्यू कितना था, टोटल रिवेन्यू था आपका 120 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 3600। 3600 में से हमने क्या करना है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको निकाल लेना है। तो हमने जब उसको निकाला यहाँ पर, ओके मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया ना, 6000 माइनस 20,000
हाँ ठीक है, बस तो इसको यहाँ से हमें क्या करना है, टोटल रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर कर इसको निकालना होता है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन ये तो आपका हो गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकलता है कि आपका सेल्स रेवेन्यू कितना है माइनस आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी है। तो सेल्स रेवेन्यू हमें पता ही है, एक बार 6000 है और एक बार 3600 रुपए है। इसमें से हमें वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं कि अगर यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटमेंट करना है हमारा ज्वाइंट कॉस्ट का टू बाय प्रोडक्ट्स, तो वो कैसे होगा। तो हमें अकाउंटिंग करनी है बाय प्रोडक्ट्स की और अराइव करना है एट द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेट रियलाइजेबल मेथड में क्या होता है कि जब हम यहाँ पर इस पूरे के पूरे बाय प्रोडक्ट को भी बेचने जा रहे हैं, तो हमारे पास में बाय प्रोडक्ट से जो कॉस्ट हमें मिलेगी, ठीक है, उसको हम हमारे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से माइनस कर देते हैं ताकि हमें कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट मिल पाए। तो यहाँ पर जब हमने मोलेसिस जो था वो हमारा बेचा और बेचने पर हमें जो अमाउंट मिला उसको हमने हमारे कॉस्ट ऑफ शुगर प्रोड्यूस से माइनस कर दिया। ठीक है, तो अगर हमारे बाई प्रोडक्ट्स में कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग की जरूरत है और कुछ एक्सपेंसेस लग रहे हैं और हमारा इसके बाद में ये सेलेबल बन जाता है, तो हमें देखना है कि भाई बेस्ट एडवांटेज हमारे लिए क्या रहेगी। जो एक्सपेंसेस लगे हैं उनको हम टोटल वैल्यू में से माइनस कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर नेट रियलाइजेशन निकालेंगे। मैंने यहाँ पर जब सबसे पहले तो कोलतार बनाना था, कोलतार बनाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा 500 रुपीज लगे और ये सेल हुआ 2000 रुपीज में। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हो गई मेरे लिए, 1500 हो गई कि भाई सेल्स प्राइस ये था और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगी वो इतनी लग गई। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे मेन प्रोडक्ट का क्या होगा। तो सेपरेट अकाउंट्स हमें मेंटेन करने हैं ताकि एडिशनल एक्सपेंसेस हम निकाल पाए कि फर्दर प्रोसेसिंग में कितना पैसा लगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे कितने लगे। ठीक है, अब आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है जहां पर हम एक एस्टिमेटेड कॉस्ट लेकर चलते हैं और एक्चुअल कॉस्ट को देखते हैं। तो अगर हमें बाई प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट यहाँ पर डिटरमिन करते हैं कि भाई पास्ट में यहाँ पर क्या कॉस्ट चल रही थी। तो अलग अलग कॉस्ट के हिसाब से एक एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी और टेक्निकल एस्टिमेट्स करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर ओरिजिनल रॉ मटेरियल जो है वो हमारा मेन प्रोडक्ट में जाएगा और कितना यहाँ पर बाई प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर कुछ कंसिस्टेंट बेसिस पर चीजों को अडॉप्ट करना है। तो अगर इस मेथड की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम अडॉप्ट करते हैं जब हमारे पास में बाई प्रोडक्ट जो है वो सेलेबल नहीं है, ऐसी किसी कंडीशन में जब ये यहाँ पर आया या फिर जो प्राइसेस हैं वो हम कंपेयर नहीं कर पा रहे। कंपैरेटिव प्राइसेस में क्या होता है, तो जो वैल्यू है बाई प्रोडक्ट की वो हम देखेंगे कि भाई सिमिलर आइटम्स या ऑल्टरनेटिव मटेरियल कितने का बिक रहा है, उस हिसाब से हमारे प्राइस का भी यहाँ पर बाई प्रोडक्ट का भी प्राइस होगा। जैसे कि अगर कोई लार्ज ऑटोमोबाइल प्लांट है तो यहाँ पर एक ब्लास्ट फर्नेस जो है वो आपके लिए केवल यहाँ पर स्टील तो नहीं बना रहा है, साथ में वो आपके लिए कुछ गैसेस भी बना रहा है जिनको फैक्ट्री में यूटिलाइज किया जा रहा है। तो इन गैसेस की जो वैल्यू होगी वो हम कैसे देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पर किसी गैस कंपनी से इस गैस को खरीदा होता तो हमारे लिए क्या प्राइस होता। रीयूज बेसिस में बाई प्रोडक्ट्स जो है वो ऐसे भी हो सकते हैं कि हम इनको रीप्रोसेस कर लें सेम प्रोसेस में और यहाँ पर ये इनपुट बन जाए किसी प्रोसेस का। तो ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो वैल्यू है जो हमने बाई प्रोडक्ट्स पर दी है वो सेम है एज द मटेरियल इंट्रोड्यूस इनटू द प्रोसेस। तो यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट है उसको हम अर्लियर प्रोसेस में रखते हैं, ओनली द वैल्यू शुड बी सेम एज फॉर द मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। ट्रीटमेंट की बात करें अगर हम बाई प्रोडक्ट कॉस्ट की तो वो कैसे होगी, तो ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम अलग अलग तरह से देखते हैं जब ये स्मॉल टोटल वैल्यू के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, मान लो इनका से जो हमें यहाँ पर हमने जब इनको बेचा तो इनका प्राइस बहुत ही कम था। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इनकम आई उसको हम मिसलेनियस इनकम में दिखा देंगे कि ठीक है हमारे पास में कुछ मिसलेनियस इनकम हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इतने बड़े हैं ही नहीं कि इनके लिए एक सेपरेट कैटेगरी बनाई जाए, या फिर यहाँ पर जो टोटल हमारी इनपुट कॉस्ट लगी थी उनको हम कम कर देंगे। तो मान लो यहाँ पर कोई बाई प्रोडक्ट आपका 500 में